Sources of organic compounds. लेकिन जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने हिस्ट्री पढ़ी, ओल्ड कंसेप्ट क्या था, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या कंसेप्ट है। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस भी पढ़ी। आज हम सोर्सेज देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तीन मेन सोर्सेज से हासिल करते हैं। तीन फॉसिल फ्यूल्स हैं, तीन डिफरेंट स्टेट्स हैं। एक सॉलिड स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है और एक गैस स्टेट। देखिए मैटर की आप डिफरेंट स्टेट पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है वो हमारे पास देखिए तीन तीन डिफरेंट टाइप्स हैं सोर्सेज की ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट हमारे पास कोल है, सेकंड हमारे पास नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। थर्ड हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तीन तीन मेन सोर्सेज हैं ओरिजिनेट जहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फर्स्ट हमारे पास जो सोर्स है कोल, ये हमारे पास सॉलिड सोर्स, सॉलिड स्टेट के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सॉलिड सोर्स से भी हासिल कर सकते हैं, गैसियस सोर्स है ये। और ये हमारे पास लिक्विड सोर्स। वन बाय वन हम तीनों को आज डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास कोल है। कोल का जो कंसेप्ट है ना, मिलियन ईयर्स पहले, 10 मिलियन ईयर पीछे चले जाएं, वहां से इतना ओल्ड कंसेप्ट है, वहां से कोल का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, पहला वहां से निकला। कोल बेसिकली है क्या, ये हमारे पास ना सॉलिड सॉलिड ब्लैकिश रॉ मटेरियल है ऑफ डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स का एक रॉ मटेरियल है जो ब्लैक कलर। कोल का कंसेप्ट क्या है, जो कोल है ना, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। देखिए आपकी जमीन के सतह के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं। वो जब कट होते हैं, डेड होते हैं, तो जमीन के अंदर दब जाते हैं। अर्थ क्रस्ट है, मैं कहता हूँ जमीन की आपकी ये लेयर है, ये अर्थ क्रस्ट है। इसके ऊपर प्लांट्स थे, ये कट के डेड हो गए, ये जमीन की सतह के नीचे आ गए, और इनको ना मिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए। 10 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल गुजरते जा रहे हैं, इनकी ना लेयर्स बनती जा रही हैं, नीचे दबते जा रहे हैं, ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनते जा रहे हैं। तो कुछ मिलियन ईयर बाद जब हम इनको निकालते हैं, तो ये ब्लैक कलर का हमें मटेरियल मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं कोल। बेसिकली हमारे पास प्लांट्स के रिमेन्स, जब प्लांट के रिमेन्स मिट्टी के अंदर दब जाएं, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएं, वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमारे पास जो डेड प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं वुड। तो लकड़ी आप कहते हैं। देखिए जब प्लांट डेड हो जाते हैं तो उसको हम वुड कह सकते हैं, डेड प्लांट इज कॉल्ड वुड। हमारे पास वुड, या साथ लिखे डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स। फर्स्ट हमारी स्टेज ये है कि प्लांट्स को काटा, वो डेड हो गए, वो जमीन के अंदर दफन हो गया, बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो ये डेड प्लांट्स है, इसको हम वुड कहते हैं। इसके ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया, वुड के ऊपर, हम कहते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया जब वुड के ऊपर अटैक करेंगे तो देखिए बैक्टीरिया, डिफरेंट और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको ना डिकम्पोज करते हैं। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में बड़े बड़े ये दरख्त हैं लकड़ी के,
तो वो ना छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाए, बैक्टीरिया इन पे अटैक करेगा मट्टी के अंदर। तो ये फर्स्ट टाइप होती है जिसे हम कहते हैं पीट। ये फर्स्ट स्टेज है कोल कोल बनने की। वुड से ये कन्वर्ट हो गया पीट के अंदर। ये कोल की फर्स्ट स्टेज है, ये सबसे पुअर स्टेज, लोअर क्वालिटी पीट। अब इसके पीट के ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई होता है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पीट कन्वर्ट इनटू लिग्नाइट। ये लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये हमारे पास सेकंड स्टेज है कोल की। ये लिग्नाइट पीट से थोड़ी बेटर क्वालिटी की है। देखिए, अगर लिग्नाइट के बारे में आपको लिखना पड़े, आप क्या लिखेंगे? अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर लिग्नाइट के बारे में क्या लिखें या पीट के बारे में। तो पीट इज द स्टेज ऑफ कोल या टाइप ऑफ कोल विच इज फॉर्म आफ्टर द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑन डेड प्लांट्स। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट इज द टाइप ऑफ कोल या स्टेज ऑफ कोल या स्टेट ऑफ कोल विच इज फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन पीट। अब लिग्नाइट पे कुछ ईयर बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद हमने देखा लिग्नाइट पे हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हुआ। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिग्नाइट कन्वर्ट्स इनटू बिटुमिनस। बिटुमिनस थर्ड स्टेज ऑफ कोल। देखिए, कोल ना बेटर क्वालिटी का होता जा रहा है। तो ये लोअर से बेस्ट क्वालिटी की तरफ जा रहा है। इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है, इसमें रिजिडिटी बढ़ रही है, ये हार्ड होता जा रहा है और इसका साइज रिड्यूस होता जा रहा है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है कोल में चेंजिंग आ रही है। तो ये बिटुमिनस कैसे बना? अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन लिग्नाइट। अब लिग्नाइट के ऊपर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ता है आफ्टर सम ईयर, तो ये बिटुमिनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बिटुमिनस जो है ये सेकंड लास्ट स्टेज है। इसके ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करेंगे, नेचुरली अप्लाई होगा अंडर अर्थ क्रस्ट आफ्टर सम ईयर, इट कन्वर्ट्स इनटू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइड इज दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे बेस्ट क्वालिटी। अब ये एंथ्रासाइड और इन सब जो आपने स्टेट पढ़ी कोल की, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो पीट है लोअर क्वालिटी है, इसका लार्ज साइज है, लार्ज साइज, ये सारी बातें लिख लें अपने पास। पुअर क्वालिटी, लार्ज साइज, पुअर क्वालिटी, लो सरफेस एरिया, लो कार्बन कंटेंट। बेसिकली जो इधर से क्वेश्चन आता है ना, इससे आता है कि हाउ कोल इज फॉर्म। तो आपने कंप्लीट ये स्केच की। फर्स्ट हमारे पास क्या बनता है? पीट बनता है, फिर हमारे पास लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर हमारे पास एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल स्टेट ऑफ कोल। ये फाइनल स्टेट है जो बेस्ट क्वालिटी है कोल की, इसको फर्दर यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। इसकी एंथ्रासाइट की जो क्वालिटीज हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है कौन सी है? ये हमारे पास क्या है? हाई सरफेस एरिया है इसका, हाई सरफेस एरिया, लोअर साइज, स्मॉल इन साइज, हमारे पास हाई कार्बन कंटेंट है इधर, हाई कार्बन परसेंटेज या कंटेंट, लो मॉइस्चर, मॉइस्चर कम है, ये इंपोर्टेबल है, एक्सपोर्टेबल है, इजीली हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते। तो ये हमारे पास कोल था। कोल में एक टर्म आती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
देखिए जो डिस्टिलेशन का वर्ड है, डिस्टिलेशन का मतलब है हमने मिक्सचर को सेपरेट, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है ना उनको सेपरेट। तो जब कोल की बात करते हैं तो कोल में हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे इधर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को देखते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? तो यहाँ पे इधर हम इसको नोट कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। देखिए ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ना, ये सॉलिड सब्सटेंस के, बेसिकली हम ना सॉलिड सब्सटेंस को वोलेटाइल कंपोनेंट्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो सॉलिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लिक्विड का कम है, गैस का सबसे कम होता है। हमने सॉलिड को उसकी पैरोलाइसिस करनी है, उसको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है उन कंपोनेंट्स के अंदर जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इजीली वो उड़ सकते हैं। सही है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली हम करते क्या है, वुड की भी होती है, कोल की भी होती है। तो हम कोल पढ़ रहे हैं, कोल में हम क्या देखते हैं कि व्हेन कोल इज decomposed at high temperature, जब ये हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन लिख दें, इट कन्वर्ट्स इनटू कोक, कोल गैस, कोल tar एंड अमोनिया लिक्विड या अमोनिकल लिक्विड बोल, अमोनिकल लिक्विड। देखिए इस डेफिनेशन को समझना है आपने। मैंने इधर बात की है कि कोल को जब आप डिकम्पोज करोगे अंडर हाई टेम्परेचर, आपने 500 से 1000 तक टेम्परेचर देना है सेल्सियस, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में नहीं, हवा नहीं देनी, ऑक्सीजन नहीं देनी। क्यों? देखिए जब आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो कोल की कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगी, जलने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन अगर नहीं देंगे तो बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ डिकम्पोजिशन होगी। अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो कोल जो हमारा कोयला है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने उसको जलाना नहीं, हमने एयर की सप्लाई बिल्कुल मिनिमम देनी है, एब्सेंस ऑफ एयर रखनी है ताकि उसकी डिकम्पोजिशन, हमने उसको सिर्फ तोड़ना है, कन्वर्ट करना है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके, कौन से सब्सटेंसेस बनते हैं? कोक बनता है, कोल कोल गैस बनती है, और कोल टार और अमोनिकल लिक्विड बनता है। ये हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की फॉर कोल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये तीन जो सब्सटेंसेस बनी है इसका डिफरेंट फंक्शन है, कोक है, कोल गैस है, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड। तो आपके सिलेबस में कोल के बारे में इतना ही कंटेंट है, तो आपने इतना देखना है। यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का बनता है हाउ कोल इज फॉर्म, ये 4 स्टेजेस लिखनी होती है, या ये हमारे पास एंथ्रासाइड की प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद सेकंड है पेट्रोलियम, सॉरी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देखते हैं। देखिए जी, नेचुरल गैस नाम तो आपने सुना होगा, सीएनजी या सुई गैस का। सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आप सुई गैस पढ़ते हैं वो आपके घरों में यूज होती है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, यही फर्क है बस। तो हमारे पास जो नेचुरल गैस है, सबसे सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर हैविंग या मेनली हैविंग मीथेन,
इसमें ज्यादा कंटेंट मीथेन गैस। देखिए हमारे पास नेचुरल गैस है, इसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, ज्यादा कंटेंट किस चीज का होगा? मीथेन का। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। मीथेन क्या है? CH4। देखें जितना कार्बन की चेन इस्तेमाल होती है उतना कम बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मैं कार्बन की चेन बढ़ा दूं, एक कार्बन है, 2 3 4 5 कर दूं, जब 5 क्रॉस करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। अगर हम डेकेन क्रॉस करेंगे वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। कार्बन की चेन बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मैंने क्या लिखा? मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कार्बन की चेन कम जिनकी होगी वो इसमें इंक्लूड होगी, यानी कि मीथेन, इथेन, बस दो। प्रोपेन तक, प्रोपेन की माइनर क्वांटिटी है, तकरीबन 5 to 10% हमारे पास इथेन होती है, मैक्सिमम 95% 90% हमारे पास मीथेन का कंटेंट होता है, इसलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं मीथेन। नेचुरल गैस का मीथेन फार्मूला लिखते हैं। आपके घरों में यूज होती है नेचुरल गैस, इसको CNG भी बोलते हैं। अगर इस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस कर दें, हल्का से कंप्रेस कर दें, हम कहते हैं इट इज कॉल्ड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे सिलेंडरों में आप फिल करवाते हैं तो उसका भी यही फार्मूला, सेम फार्मूला। तो टायर्स के अंदर, गाड़ियों के टायर्स के अंदर, गाड़ियों के टायर्स के अंदर जो हमारे पास गैस होती है ये उसमें मीथेन नहीं होती, उसमें ये हवा होती है, कंटेंट तक जो हमारे पास हवा है बाहर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप समझ आ रही है? ये जलने के, इतना सस्ती नहीं है कि टायर में भरे, तो ये जलने के पर्पज के लिए इस्तेमाल, वहां खतरनाक साबित हो सकती है गाड़ी के टायर में। अगर थोड़ा सा कोई से स्पार्क मिल जाए, आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान है ना, गाड़ी के टायर में तो ये नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेचुरल गैस है, आप घरों में यूज करते हैं, बहुत सारे इसके यूजेस है, बर्निंग पर्पज के लिए, आपकी फैक्ट्रीज चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है नेचुरल गैस के ऊपर। तो बहुत ही, अब ये नेचुरल गैस जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन CH हाइड्रोकार्बन है। देखिए आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक है। मैंने कहा आज हम फोसिल फ्यूल यानी 3 सोर्सेस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। फर्स्ट हमने कोल पढ़ा जो सॉलिड था, सेकंड हमने नेचुरल गैस, उसका फार्मूला क्या है? CH